तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मैंने आपको क्लासिफिकेशंस बता रहा था मैं आपको कि कैसे कैसे आप हेलो एल्केन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको विनाइलिक, अलाइलिक, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आप जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। तो अभी कुछ और क्लासिफिकेशन भी हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनका क्या मतलब है? तो जैसे कि अब ये हमारा कार्बन है और इसके साथ ये हैलोजन लगा हुआ है। अगर ये कार्बन किसी एक ही आर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितनी जुड़ेंगी? 2। यहाँ पर अगर हम देखें, CH2X लिया और इसके साथ एक आर ग्रुप जोड़ दिया, तो जिस कार्बन पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हेलोजन लगा होता है, वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा तो वो हो जाएगा CH3CH2Cl। तो आप देख सकते हैं ये हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल हो गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब ऐसे अगर हमें 2 डिग्री बनाना है, तो हम उसी CH2X के साथ आप एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और उसके साथ फिर हम यहाँ पर जोड़ देंगे 2 R ग्रुप। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर 2 R ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये आपके लिए बन जाएगा 2 डिग्री। अगर इसका हमें एग्जाम्पल देना हो तो वो हमारे पास हो जाएगा CH3, फिर यहाँ पर भी CH3 और CH के साथ Cl। इसको हम कहेंगे 2 डिग्री, क्योंकि इसके साथ 2 R ग्रुप मैंने जोड़ दिए हैं। तो इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। फिर ऐसे ही आप बना सकते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री में आप क्या देखेंगे? एक और आर ग्रुप वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और ये फिर आपका बन जाएगा एग्जाम्पल, इसका इस तरह से आ जाएगा CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3 और एक ये Cl। इसको हम कहेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। बाकी इनके IUPAC नेमिंग अलग होगी, अगर देखेंगे तो वो अलग हैं, लेकिन जो इनका IUPAC नेमिंग होगा वो अलग होगा। फिर ये प्रिंस कुमार कौन है? चैट में अपना नाम बताएं। प्रिंस कुमार। हाँ भाई, प्रिंस कुमार कौन है? प्रीति। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 3 तरह की और क्लासिफिकेशन आ गई। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास आ गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हम इसको डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। बाकी इनकी IUPAC नेमिंग तो अलग होगी। जैसे इसको आप क्लोरोइथेन लिख सकते हैं, इसका नाम तो हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। तो और इसका भी वैसे नाम आ जाएगा। लेकिन आपको अगर याद हो, हमने इनको और भी नाम दिए थे। जैसे कि आपको याद है, अब क्लास 11 मैंने आपको टर्ट, सैक, ये सब भी समझाया था, तो उसको भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, कहीं फिर पेपर में आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फटाफट इसको लिखो, फिर मैं दोबारा से वो सैक टर्ट समझा देता हूँ, कहीं तुम पेपर में फिर गड़बड़ी करोगे जाके। चलिए इसको लिखिए फटाफट। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ भाई, बताएंगे सभी बच्चे। कोई रह गया तो बता दे फटाफट, मैं दोबारा स्क्रीन ओपन कर दूंगा।
जल्दी करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है मोबाइल में, आप वो ले सकते हैं, उससे आपका टाइम सेव होगा, बाद में फिर उसको कॉपी कर लिया आराम से। चलिए लिख लिया सभी ने? हाँ भाई सभी ने लिख लिया। चलिए अब मैं यही मान के चल रहा हूँ सबने लिख लिया। जो नहीं लिख पा रहा होगा या रह रहा होगा अपना ऑडियो ऑन कर ले, मैं बार बार नहीं पूछूंगा। अगर उसका रह रहा होगा तो फटाफट ऑडियो ऑन करके मेरे को मना कर दिया, मैं तो फिर यही एज्यूम कर लूँगा कि आपने लिख लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सैग टर्ट इस तरह से हम कर सकते हैं, तो एक बारी मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फिर ये देखो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये आगे तक चलेगा, मतलब इसको आप एल्कोहल एल्डिहाइड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक लास्ट टाइम आप फटाफट इनको देख लीजिए, वैसे तो 11th क्लास में कराए गए थे ये आपको। जैसे हमारे पास पहला होता है एन प्रोपाइल, ठीक है, एक होता है एन प्रोपाइल और एक इसमें होता है आइसो प्रोपाइल। अब एन का मतलब स्टेट चेन होता है, तो एन प्रोपाइल अगर आपको बनाना है तो आप 3 कार्बन एटम बनाओ, CH3 CH2 CH2, और उसके बाद ये वैलेंसी खाली छोड़ दो। अब यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप तुम बनाओ एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो तुम यहाँ पे क्लोरीन लगा देना। तुम्हें मैंने बोला एन प्रोपाइल एल्कोहल, तो यहाँ पे तुम OH लगा देना। तो इस तरह से आप इसकी वैलेंसी जो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दी है, यहाँ पर आप कोई भी कंपाउंड लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो आपका उसका एग्जाम्पल ये होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ साथ साथ में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मैं एग्जाम्पल हेलोजन से रिलेटेड दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एन प्रोपाइल क्लोराइड, और ये इसका क्या नेम है, कॉमन नेम है, IUPAC नेम तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बनाने के लिए बीच में वैलेंसी छोड़ना होता है। अगर आपको आइसोप्रोपाइल बनाना है तो यहाँ वैलेंसी छोड़ना पड़ेगा। तो फिर इसका उदाहरण ऐसे हो जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ Cl लगा दो, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो प्रोपाइल में ये दो ही होते हैं, एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल। अब ब्यूटाइल में चलते हैं। ब्यूटाइल में पहला होता है एन ब्यूटाइल, उसके बाद होता है फिर आइसो ब्यूटाइल, फिर होता है सैग ब्यूटाइल, और लास्ट में होता है फिर टर्ट ब्यूटाइल। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से चलेंगे। अगर आप एन ब्यूटाइल लिख लोगे तो यहाँ पे जैसे 3 कार्बन छोड़ा, एन का मतलब स्टेट चेन होता है, और आइसो का मतलब आप एक ब्रांच करेंगे। सैक और टर्ट जो होता है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिनोट करता है। सैक मतलब 2 डिग्री, टर्ट मतलब 3 डिग्री। तो एन ब्यूटाइल बनाना है तो आप 4 कार्बन ले लो स्टेट चेन में, CH3 CH2 CH2, और लास्ट कार वाले कार्बन का वैलेंसी खाली छोड़ दो। अब यहाँ पर अगर आप Cl लगा दोगे तो उसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आपको आइसोब्यूटाइल बनाना है तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको प्राइमरी रखना पड़ेगा, मतलब ये 1 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको अभी भी इसको 1 डिग्री रखना है। तो देखो मैं इसको 1 डिग्री रखूँगा, तो मैंने इसको अभी भी 1 डिग्री रखा हुआ है, लेकिन अब मेरे को 4 कार्बन पूरे करने हैं तो यहाँ पर ब्रांच करना होगा, क्योंकि इसका मतलब ब्रांचिंग से होता है। तो यहाँ पर हम एक CH3 यहाँ लगा देंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं Cl यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि आपको तो कोई भी ग्रुप लगाना होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये एन ब्यूटाइल कहलाएगा, और जो नीचे वाला दिख रहा है ये आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा। इसको बोलते हैं 1 डिग्री विद 1 ब्रांच। ये देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। यहाँ पर भी जिस कार्बन से आप कर मान लो यहाँ Cl लगाते हो, तो ये भी अभी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी 1 डिग्री है। बट ये 1 डिग्री विद नो ब्रांच है, इसको ऐसे याद रखो, 1 डिग्री विद नो ब्रांच, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना। और इसको कहते हैं 1 डिग्री विद 1 ब्रांच, तो वो आइसो में आ जाओगे फिर आप, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब अगर आपको सैक बनाना है, सैक का मतलब मैंने क्या बताया, 2 डिग्री करना होगा, 4 कार्बन के साथ 2 डिग्री बनाना होगा आपको। तो 4 कार्बन के साथ 2 डिग्री कैसे बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो चौथा कार्बन यहाँ लगाना होगा, और यहाँ वैलेंसी खाली छोड़ दो, एक H यहाँ पे आ जाएगा, 2
1 2 3 4, ठीक है। एक CH3 यहाँ पर आएगा, ये H2 और ये CH3। ये जो आपको दिख रहा है, अब यहाँ वैलेंसी खाली छोड़ रखी है, यहाँ पर आप अपना Cl लगा सकते हैं। तो पेपर में आया कि सैक बुटाइल क्लोराइड बनाओ, तो सैक बुटाइल के लिए ध्यान रखो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया अब, क्योंकि जहाँ पे मेरा क्लोरीन लगा हुआ है जिस कार्बन पे, वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, एक ये रहा और एक उसके नीचे ये रहा। तो 2 डिग्री का मतलब होता है सैक, तो ये 2 डिग्री में आ जाएगा आपको, ठीक है। ऐसी फिर आप 3 डिग्री बना सकते हैं टर्ट बुटाइल। टर्ट का मतलब होता है टर्शरी, टर्शरी मतलब 3 डिग्री। तो फिर आपको कार्बन पे 3 कार्बन अटैच करने होंगे, देखिए ऐसे, एक ऊपर आ जाएगा CH3, एक इधर आ जाएगा CH3 और एक नीचे आ जाएगा, और यहाँ वैलेंसी खाली छोड़ दो। तो अभी मैंने जो पीछे बनाया था 3 डिग्री बनाया था, आपको दिखाया था पीछे अभी, तो अगर आप यहाँ Cl लगाते तो पेपर में आ गया कि टर्ट बुटाइल क्लोराइड बनाओ। तो टर्ट बुटाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, टर्शरी बना के यहाँ Cl लगा दो। पेपर में आ गया कि टर्ट बुटाइल एल्कोहल बनाओ, तो अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो इस Cl को हटा के OH लगा देना यहाँ पे, तो ये आपका क्या बन जाएगा फिर, टर्ट बुटाइल एल्कोहल बन जाएगा। तो ये बुटाइल के अंदर आ गए आप। बुटाइल में आपके पास कितने केस हो गए, 4, एन बुटाइल, आइसोबुटाइल, सैक बुटाइल, टर्ट बुटाइल। और ऐसे ही फिर आप पेंटाइल में भी जा सकते हैं। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 5 कार्बन। जो भी बच्चा ये 7 बजे के बाद ज्वाइन करेगा, अगली क्लास में ज्वाइन नहीं करने दूंगा मैं, ये ध्यान रखा करें। क्लास स्टार्ट होती है 7 बजे, तो 7 बजे पहुंच जाया करो। अगर हम पेंटाइल पे चलते हैं तो कैसे बनाओगे, जिसमें पहला आ जाएगा एन पेंटाइल। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको बनाओ सभी बच्चे, और बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर देखते हैं किसका सही होगा। एन पेंटाइल बना के देखो। ऐसे ही आपको बनाने को आएगा आइसो पेंटाइल, फिर ऐसे ही आपको बनाना होगा सैक पेंटाइल, और ऐसे ही फिर आपको बनाना होगा, अच्छा इसमें सैक के बाद नियो भी आएगा, एक और होता है सर नियो। नियो का मतलब क्या होता है, 2 ब्रांच। तो यहाँ पर आ जाएगा नियो पेंटाइल, फिर आएगा सैक पेंटाइल, और आखिरी में आएगा फिर टर्ट पेंटाइल। तो ये आप करके देखो सारे बच्चे सभी। अब एन पेंटाइल बनाना है वो तो आसान रहेगा, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन पे लगा दो, CH3 CH2 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 CH खाली। आइसोपेंटाइल बनाना है तो 1 डिग्री 1 ब्रांच के साथ बना देना 5 कार्बन। ये 1 डिग्री, इसको कैसे बनाओगे, 1 डिग्री 1 ब्रांच। इसको कैसे बनाओगे, ये भी 1 डिग्री रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा, 1 डिग्री रहेगा। इसको 1 डिग्री रखेंगे लेकिन 2 ब्रांच होगा। और सैक में आपको उसको 2 डिग्री करना है, और टर्ट में आपको 3 डिग्री करना होगा। तो ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दे दिए कि भाई ऐसे बनाने होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में बोला जाता है कि सैक बुटाइल का रिएक्शन करो, सैक बुटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो। तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि भैया सैक बुटाइल होता है क्या है, तो कहाँ से बनाएगा वो। और ये कोई चीज़ नई चीज़ नहीं कराई है, क्लास 11 में भी कराई हुई थी। चलिए बताइए सबको समझ में आया कि नहीं। जिसको देखो, मैं जब इस तरह से पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है अपना ऑडियो ऑन करके पूछ ले, क्योंकि मैं बार बार चैट ऑप्शन में नहीं जा सकता, टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने पूछा समझ में आया कि नहीं आया, जिसका मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा मतलब उसको समझ में आ गया है। और जिसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है अपना ऑडियो ऑन करके फटाफट पूछ ले कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं उसको वो आंसर बता दूंगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, जिसको भी प्रॉब्लम है अपना ऑडियो ऑन करिए और जो दिक्कत है वो पूछ लीजिए। अगर किसी का जवाब नहीं आ रहा है तो दैट मीन सबको समझ में आ रहा है, मैं यही मान के चलूँगा। चलिए अब बात आती है लिखने की, तो लिख लीजिए फटाफट इसको, और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता हो, बट कॉपी में लिख लेना भैया, तभी ये चीज़ आपको आगे भी काम आएगी फिर। चलिए बताइए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, तभी टाइम भी बचेगा हमारा, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। बाद में सभी स्क्रीनशॉट को देखकर अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। फिर चलें फिर आगे।
चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी का और सबने इसको समझ लिया, लिख लिया है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशंस ख़त्म होती हैं। मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया कि इसको आप कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो आइसोमर्स की बात करने जा रहे हैं। अब देखो, आइसोमर्स जो बनेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड बनेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम प्रिपरेशन पर आ जाएंगे। उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ इसको, अब किसी का रह गया तो पूछ सकता है। तो ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, रब हो गया, देखिए ये लीजिए। तो आइसोमर्स की अगर हम बात करते हैं इनके, तो आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से मेनली आइसोमर्स दिखा सकते हैं। एक तो ये चेन आइसोमर्स दिखा सकते हैं। चेन आइसोमर्स का मतलब हो गया जिसमें आप पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। जो पीछे आप बना रहे थे वो सारे चेन आइसोमर्स थे, जो आपने पीछे बना रहे थे वो, जैसे जिसमें आप आइसो नियो जो यूज़ कर रहे थे ना, जैसे एन बनाया, पहले स्ट्रेट चेन बना दिया, फिर एक ब्रांच कर दिया, फिर दो ब्रांच कर दिया। तो जब आप ब्रांचिंग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड चेन आइसोमर्स। लेकिन उसमें आपको क्लोरीन की पोजीशन चेंज नहीं करनी। क्लोरीन जिस पोजीशन पे लगा हुआ है वो वहीं रहेगा। अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है वो फर्स्ट पे ही रहेगा। सिर्फ आप क्या चेंज करो, आप ब्रांचिंग करो खाली, मतलब पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर्स। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई, आपको याद होगा एक साइक्लोहेक्सेन्स भी होते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया, फटाफट यहीं समझ लो। जैसे साइक्लोहेक्सेन होता था, याद है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लो ग्रुप होते जिनको हम साइक्लो एल्केन्स कहते थे एक तरीके से। तो ये भी सर हेलो एल्केन्स में ही गिने जाएंगे, बट ये साइक्लो हेलो एल्केन्स कहलाएंगे, बस इतना ही होगा। जैसे आपने पहले हेक्सेन बनाया, ये देखिए साइक्लो हेक्सेन बनाया, और यहाँ आपने क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होगा, 1-क्लोरो-साइक्लोहेक्सेन। और कॉमन नेम इसका क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है भाई, तो ऐसे अभी आ सकते हैं, मतलब साइक्लोहेक्सेन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसको भी कर लेना। तो ये दो तरह के आइसोमर्स मेन दिखाते हैं, चेन आइसोमर्स हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, पोजिशनल आइसोमर्स हो गया। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं बुक ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ से फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। दो मिनट का टाइम दीजिए बस, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखो बच्चा, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब वो एनसीईआरटी कर रहा होता है तो सिर्फ एक्सरसाइज बनाता रहता है, लेकिन हमें एक्सरसाइज के साथ साथ जो हमारे टेक्स्ट बुक्स के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी बच्चे को करने चाहिए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करें, जब भी क्वेश्चंस करें तो इंटेक्स क्वेश्चंस भी बना लिए साथ साथ। तो अगर आप इस चैप्टर में आते हैं तो कुछ हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पर, जो कि आप अगली क्लास में करके लाइए उसको। ठीक है, अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन में जाएंगे तो उससे एग्जाम्पल हैं कुछ पहले। तो आपको यहाँ पर ये होमवर्क लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लो सभी बच्चे, और अगली क्लास में पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। जिसने बना लिया बना लिया। देखो इस यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी है सर। अब आप भेड़ चाल चलेंगे कि भैया सबने बना लिया, मैंने बना लिया, बस ये मान के चलते रहो और मेरे को धोखे में रखोगे तो वो धोखा तो भैया मार्च में मिल जाएगा बढ़िया वाला फिर। तो इसलिए इसको कर लेना, नहीं बनते हैं तो मेरे से पूछ लेना। तो आपको एक एग्जाम्पल 10.1 करना है और एक एग्जाम्पल आपको 10.2 करना है, और आपको फिर एक इंटेक्स क्वेश्चन है, ये इंटेक्स क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। फिर इंटेक्स क्वेश्चन नंबर आपको करना है 10.1। और अगर आप हर एक्सरसाइज में जाएंगे और उसकी पहली, अगर आप हर एक्सरसाइज में जाएंगे और उसकी जो पहली क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपको IUPAC नेमिंग पे ही मिलेगा। मतलब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये भी IUPAC नेमिंग पर ही बेस्ड है। अब ऐसे ही आप अगर एक्सरसाइज में जाते हैं
तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हैं। बट उसमें क्या होगा कि उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन्स भी उसमें होगा, हेलोरिन्स भी होगा। तो आप हेलो एल्केन्स वाले ट्राई कर लेना खाली। तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन जो हैं आप मंडे तक इनको बनाइए, और जिस बच्चे का इनमें जो भी डाउट होता है वो मेरे से पूछिए। आपको वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी दे सकता है, जैसे कि जो मैंने आपको एग्जांपल 10.1 दिया है या 10.2 एग्जांपल, जिसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। याद है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता था कुछ ऐसे, जिगजैग, हीप एंड वैली, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दी, तो इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कहा जाते हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर ही बेसिकली आप एग्जाम्पल 10.2 देख सकते हैं, अगर आपके पास अभी बुक हो तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप ये चीज़ों को करिए यहाँ से, ठीक है। इससे आपकी नेमिंग की प्रैक्टिस होगी और चीज़ें जो हैं आपको सही तरीके से समझ में भी आएंगी फिर। ठीक है, तो इस तरह से काम करिए, बात बन जाएगी आपकी इसमें। चलिए, तो ये तो आइसोमर्स की बात होगी। अभी इन पे क्वेश्चंस देखेंगे आगे। अभी जो कुछ प्रिपरेशंस वगैरह हम पहले कर लेते हैं, फिर टाइम टू टाइम तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक इंटेक्स क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये नोट डाउन कर लिया सबने, बताइए। हाँ भाई, ये नोट डाउन कर लिया सबने, कौन कौन से ये आइसोमर्स दिखाते हैं, और होमवर्क बताइए सभी बच्चे। हाँ, और होमवर्क ज़रूर करना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। देखो, थोड़ा सीरियस होके पढ़िए आप। कई बच्चे अभी भी मतलब रूटीन पे नहीं आए होंगे, है ना। तो आप उसको रूटीन में लाओ अपने आप को, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी सर। वैसी चीज़ें उतना हाई लेवल पे चल नहीं पा रही हैं। अब ये इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं, लाइव सेशन चल रहे हैं। अब तुम वहाँ बैठ कर क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो, वो तुम ही जानो, है ना। अब या फिर मैं सबका वीडियो ऑन करा लूँ, भाई शक्लें दिखाओ मेरे को, क्या कर रहे हो तुम सब। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सबकी शक्लें देखूं कि भैया कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए अपनी ईमानदारी के साथ चलते रहो और मेहनत करते रहो बस। कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हो चुके हैं, उनको पढ़िए। असाइनमेंट्स मैं रेगुलरली आपको देता हूँ, रेगुलरली मैं आपके टेस्ट लेता हूँ, उनको दीजिए। बस ये काम करते रहिए, अपने आप नंबर आएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी प्रिपरेशंस की। अब देखो, यहाँ से हमारे रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं अब। और मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन जो होता है आपका, उसमें आपको याद करने वाला काम आ जाता है। अब एक बच्चा तो वो है जो रिएक्शन को रट रहा है, ठीक है सर, एक बच्चा वो है जो रिएक्शन को रटेगा, और दूसरा ये है कि जो रिएक्शन को समझेगा। तो अगर आप उसको समझ लेंगे, देखो याद तो फिर भी करेगा ही बच्चा, चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन याद तो उसको फिर भी करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप समझ लोगे तो फिर आपको वो चीज़ को याद करने में आसानी हो जाती है, बस ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ है, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। यहाँ से हम रिएक्शन पर आ गए अब। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कि आप हेलो एल्केन्स को कैसे कैसे बना सकते हो, है ना। तो पहले हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, और कोई लिखे नहीं साथ साथ, ये नहीं कि देख रहा है लिख भी रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद आराम से बैठ के लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसके बाद। और लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया, वो दिमाग में गया कि नहीं गया कुछ फायदा नहीं है। तो मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, आप लिखो, क्योंकि लिखोगे तो आपके दिमाग में भी चीज़ें जाती हैं। फिर स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में सबसे पहली प्रिपरेशन जो हम इसकी कर सकते हैं वो होता है फ्रॉम एल्केन्स। पहले लिस्ट बना रहे हैं हम, उसको मेरे साथ साथ लिखते रहो। प्रिपरेशन, अभी मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, अभी हम लिस्ट बना रहा हूँ, तो आप साथ साथ लिखते रहो। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स, पहला तरीका। दूसरा तरीका फिर इनको बनाने का आता है हमारा, जो दूसरा तरीका है फिर हमारे पास जो हम इनको बना सकते हैं वो है फ्रॉम एल्कीन्स। तो एक हम इनको एल्केन से बना सकते हैं, और फिर हम इनको एक एल्कीन से बना सकते हैं। तीसरा तरीका इनको बनाने का आता है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से भी आप
आराम से हेलो एल्केन्स जो हैं वो बना सकते हैं। और उसके बाद जो आते हैं उसमें आता है हमारा बाय हैलाइड एक्सचेंज। इसको हम बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में एक रिएक्शन आपका आएगा, उसको कहते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको याद होगा क्लास 11th में भी आपने बहुत सारे नेम रिएक्शन पढ़े, वुड्स रिएक्शन है ना, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ा, डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। तो देयर आर सो मैनी रिएक्शन जो आपको क्लास 11 में पढ़ाए गए, एंड दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड नेम रिएक्शंस बिकॉज उनका कोई ना कोई नाम होता है। तो इस चैप्टर में भी और आपके और 12th क्लास में भी बहुत सारे नेम रिएक्शंस आएंगे। तो उसमें पहला नेम रिएक्शन आ रहा है आपके कोर्स का स्वार्ट्स रिएक्शन। दूसरा जो नेम रिएक्शन इसमें आता है उसका नाम है फिल्किंस्टीन रिएक्शन, फिल्किंस्टीन रिएक्शन। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं मेरे, इनको मैंने किस में डाल दिया है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में डाल दिया। अब इनको मैं हैलोजन एक्सचेंज क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। और पांचवा रिएक्शन जो हमारे पास है, जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो कहलाता है बोरोडाइन होन्स्टिकर रिएक्शन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं होगा। अब देखो मैं ये सोच के नहीं पढ़ाता हूँ बच्चे को कभी भी कि उसमें वो चीज़ एनसीईआरटी में है या नहीं है। तो हमें हर चीज़ जो नॉलेज होता है वो लेना चाहिए। तो बोरोडीन होन्स्टिकर, कई बुक में इसको सिर्फ होन्स्टिकर रिएक्शन भी लिखा होता है। तो टोटल मिला के आपके पास 5 तरीके हैं जिससे कि आप हैलो एल्केन्स को बना सकते हो, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें 2 आते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिल्किंस्टीन रिएक्शन, और लास्ट वन इज होन्स्टिकर रिएक्शन या होन्स्टाइकर रिएक्शन, जो भी प्रोनाउंस करना चाहिए। चलिए बताइए सभी बच्चे, लिस्ट बना ली सबने? इसको ही रह तो नहीं गया तो नो सर लिख सकता है। हाँ भाई, लिस्ट बना ली सबने साथ में मेरे? बताइए, किसी का रह गया हो तो बता दे। चलिए, किसी का नहीं रह गया है, सबने लिख लिया है, सारी लिस्ट बना ली है। चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और हम जो पहला हमारी प्रिपरेशन है जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हियर फ्रॉम एल्केन्स। आइए उसको समझते हैं। तो जो रिएक्शन मैं लिखने वाला हूँ ये आपको 11th में क्या 10th से पढ़ा दिएगा। ये रिएक्शन जो मैं लिखने वाला हूँ अभी, ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रॉम एल्केन्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हैलो एल्केन्स कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा बहुत तरह के रिएक्शंस हुआ करते थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन भी कई प्रकार का होता है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा भूल भाल गए हो, फ्री रेडिकल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते थे, न्यूक्लियोफाइल। तो चीज़ों को थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए क्लास 11 की। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है और इस पर हम किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब मेरे को हैलो एल्केन्स बनाना है सर, मेरा काम क्या है, इस रिएक्शन का काम क्या है? इस रिएक्शन का काम ये है कि एल्केन से क्या बनाना है, हैलो एल्केन्स बनाना है। तो मैं हैलो एल्केन्स बनाना चाहता हूँ तो मैं कोई भी हैलोजन लगा सकता हूँ, मेरे पास कई सारे ऑप्शन है। फ्लोरीन लगा सकता हूँ, क्लोरीन लगा सकता हूँ, ब्रोमीन लगा सकता हूँ, आयोडीन लगा सकता हूँ। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर आपका जो मैं चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये नोट में लिख लो पहली, कि इस रिएक्शन में हम फ्लोरिनेशन तो नहीं कर सकते, मतलब फ्लोरीन लगाना संभव नहीं होता। मतलब अगर हम इस रिएक्शन से जा रहे हैं
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से काम कर रहे हैं, तो इसमें फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल नहीं होगा। तो रीज़न मैं आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्लोरिनेशन, क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे ब्रोमिनेशन, और आयोडीन ऐड करेंगे तो आयोडोनेशन नाम हो जाता है। बट यहाँ पर आप लिख देंगे कि फ्लोरिनेशन जो होगा इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट रिएक्शन। फ्लोरिनेशन जो होता है डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्टली वे में कर सकते हो, बट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक मिनट। तो फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेंट रिएक्शन होता है। तो वॉलेंट रिएक्शन होने का मतलब है कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन टाइप कुछ हो जाता है इसमें। तो इसलिए फिर हम इस रिएक्शन को क्या नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करते। तो फ्लोरीन लगाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, इस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। दूसरा फिर आता है क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन। पहले मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ब्रोमिनेशन हो सकता है बट काफ़ी स्लो होता है, तो इसलिए ब्रोमिनेशन भी इस रिएक्शन से प्रेफर नहीं किया जाता। तो ब्रोमिनेशन करोगे तो वो स्लो होगा। फिर आती है बात आयोडिनेशन कर लो, जो सर आयोडीन को लगा लो। तो जो आयोडिनेशन रिएक्शन होता है वो भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब आयोडिनेशन क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे फिर वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देंगे। बट इसमें एक बार सवाल ये आया था कि अगर मेरे को ये रिएक्शन करना ही है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कैसे होगा वो फिर मैं बाद में समझा दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना लिख लो कि हाँ भाई, डायरेक्टली ना फ्लोरीन ऐड कर सकते हो इस रिएक्शन में, डायरेक्टली ना ब्रोमिनेशन ऐड हो जाता है बट वो काफ़ी स्लो रिएक्शन है, और आयोडिनेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो रिवर्सिबल है। तो बचा क्या, सिर्फ क्लोरीन। तो यहाँ पे आप सिर्फ बेटर तरीके से क्या लगा सकते हो, क्लोरीन ही लगा सकते हो, क्लोरीनेशन आप कर सकते हो। बढ़िया, तो रिएक्शन आपको लिख रहा हूँ तो याद आ जाएगा। CH4 का रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये रिएक्शन जो होता है लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो आप उसको एच न्यू लिख सकते हैं। एच न्यू का मतलब एनर्जी से होता है, तो कई बुक में एच न्यू लिखा होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद होगी सभी को, क्लास 11। नहीं तो वो सनलाइट भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा देगी, तो ये बन जाएगा CH3Cl, और HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन ने अटैक किया है ये रेडिकल की फॉर्म में अटैक किया, तभी इसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी करा था आपने, याद होगा 3 स्टेप होते थे, इनिशिएशन, फिर उसके बाद प्रोपगेशन, फिर टर्मिनेशन, अगर आपको याद आ रहा हो। क्लास 11 में इसका मैकेनिज्म भी था। लेकिन आपको याद होगा कि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है। इट्स अ काइंड ऑफ चेन रिएक्शन। ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन चलता रहेगा। अब क्या होगा, ये CH3Cl जो बनेगा ये दोबारा Cl2 से रिएक्ट कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बना लेगा CH2Cl2 प्लस HCl। उसके बाद फिर ये CH2Cl2 दोबारा Cl2 से रिएक्ट कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बना लेगा CHCl3 प्लस HCl। और उसके बाद जो हमारा अब जो हमारा यहाँ से CHCl3 बना और ये फिर Cl2 से रिएक्ट कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बना लेगा CCl4 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन यहाँ जाके स्टॉप होता है। तो इसलिए एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर हमें हैलोएल्केन्स बनाना है फ्रॉम एल्केन्स तो हम ये रिएक्शन प्रेफर क्यों नहीं करते। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई वी डू नॉट प्रेफर टू मेक हैलोएल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। प्रेफर नहीं करा जाता, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में वी डू नॉट गेट अ सिंगल हैलोएल्केन्स। हमें कोई एक सिंगल हैलोएल्केन्स नहीं मिला, हमें सिर्फ ये नहीं मिला, हमें इस रिएक्शन के अंदर मिक्सचर्स बन गए। ये देखिए ये भी मिल रहा है हमें यहाँ पर ये भी मिल रहा है, हमें यहाँ पर ये भी मिल रहा है। तो वी गेट हेयर द मिक्सचर्स। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है, हमें यहाँ पर मिक्सचर्स ऑफ हैलोएल्केन्स ऑब्टेन्ड हो रहा है। और उसके बाद फिर इस मिक्सचर के बनने की वजह से इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। ये मिक्सचर्स ऑफ हैलोएल्केन को डू नॉट सेपरेट, इनको सेपरेट करना इसलिए डिफिकल्ट होता है
क्योंकि इनके होते हैं क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इनको फिर अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि वाई वी डू नॉट प्रेफर टू मेक हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स, तो हम मना कर देंगे कि हम इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें मिक्सचर्स ऑफ हेलो एल्केन्स बन जाता है फिर, जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज दे हैव क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये रिएक्शन है सर आपका पहला, ये पहला तरीका है जिससे कि आप हेलो एल्केन्स बना सकते हैं फ्रॉम एल्केन्स, और उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, और क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन सबसे बेस्ट होता है। बाकी फ्लोरीन, ब्रोमिनेशन, एडोनेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको शेयर कर दी हैं यहाँ पर। तो आप बताइए सभी बच्चे, ये सारी कहानी समझ में आई कि नहीं? जिसको नहीं आई है वो नो सर लिख सकता है, या अपना डाउट जो भी है वो लिख सकता है। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, और जिसका जो भी डाउट है वो लिख सकता है अगर समझ में आ गया तो। क्लोज बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि अगर हमें इनको सेपरेट करना है यूजिंग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन, तो हमें उनको बॉयल वगैरह करना पड़ता है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इस रिएक्शन को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इस रिएक्शन को रोकना जो होता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ बाकी हम कन्वर्जन्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्जन्स में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट है किसी बच्चे का? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, और लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अभी बैठ के लिखो फटाफट, मैं टाइम दे रहा हूँ। चलिए अभी लिखोगे तो दिमाग में भी चीज़ें जाएंगी आप। हाँ भाई लिख लिया सभी ने, मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ चेक करने के लिए, किसी का रह गया तो बताइए। चलिए दोबारा स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, कई बच्चों का रह गया है, थोड़ा फास्ट लिखें। इस रिएक्शन को आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लिख देना ऐसे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, क्योंकि इसमें हैलोजन्स ऐड हो रहे हैं ना इसलिए, और रेडिकल की फॉर्म में ऐड हो रहे हैं। यू कैन आल्सो राइट इट एज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। हाँ भाई लिख लिया सभी ने अब? अरे भाई बता दें फटाफट, कोई रह तो नहीं गया है? चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब लिख लिया है सबने। चलें तो फिर इसको रब करते हैं, और ये पहला रिएक्शन हमारा, पहली प्रिपरेशन कंप्लीट होती है सर। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। सेकंड आपको मैंने लिखवाया था फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स की मदद से भी हम बना सकते हैं हेलो एल्कीन्स को। तो ये रिएक्शन भी आप 11th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, अभी आपको याद आ जाएगा। इस रिएक्शन के लिए हम करते हैं एडिशन ऑफ एच एक्स, इसके अंदर हमें एच एक्स को डालना होता है।
अब HX में भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। हाँ भाई सर, आप HF डाल लो, HCl डाल लो, HBr डाल लो और HI डाल लो। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इनको रिएक्शन करने के लिए। लेकिन इनमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, मतलब सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन रहेगा, तो वो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन सब में होता है HI, उससे कम रिएक्टिव होता है फिर HBr, उससे कम रिएक्टिव होता है HCl और सबसे कम रिएक्टिव होता है यहाँ पर HF। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट हमारे लिए होता है वो HBr होता है। वैसे तो आप कहोगे सर HI होना चाहिए, लेकिन HI के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्मोडाइनेमिकली, अगर हम थर्मोडाइनेमिकली जो कॉन्सेप्ट लगाएं तो उससे बेस्ट जो होता है, सबसे बेस्ट, वो आपको ध्यान रखना है कौन है, HBr। ये सबसे लीस्ट एक्टिव है तो ये यहाँ पे यूज़ मत करना, ठीक है। तो फ्लोरीन का दिक्कत पहले वाले रिएक्शन में भी था और यहाँ पर भी है। तो आपके पास यहाँ पे 3 अच्छे ऑप्शन है, HI, HBr और HCl। बट वी टेक HBr बिकॉज इट थर्मोडाइनमिकली मोर प्रेफरेबल, मोर कंडीशनली इसकी सबसे बेस्ट होती है। तो इसमें भी लेकिन 2 चॉइस होती है सर। अब आपके पास एल्कीन्स आप 2 तरीके से ले सकते हैं। अब एक बच्चे ने पहले एल्कीन लिया, उसको कहते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या होता है, जैसे इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिमेट्रिक है सर, क्योंकि जिस 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बोथ कार्बन हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम है। आपको जिन 2 कार्बन डबल बॉन्ड लगा है आपको उस पर काम करना है। जैसे अगर मैं इसका दूसरा बनाऊं जो कि कहलाएगा अनसिमेट्रिकल, तो अगर मैं इसकी जगह पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं सपोज करिए, तो वो मेरे लिए एग्जांपल होगा प्रोपीन। ये देखिए, अब ये ऊपर जो मैंने लिया है ये इथीन है और जो नीचे मैंने लिया है ये प्रोपीन है। तो प्रोपीन में अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है और यहाँ पर सेम है। अब मैं दोनों का रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, HBr के साथ। और यहाँ पर भी जब आप HBr के साथ करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। अब दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, फिर से आप CH3CH लो, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर भी आप HBr डालो इसमें। तो आप देखिए 3 डिफरेंट रिएक्शन होने वाले हैं यहाँ पर अब, और इसके ऊपर हम डालेंगे साथ में परऑक्साइड। तो याद आ रहा है कुछ सभी को, इस नीचे वाले हिस्से को देखने के बाद बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हाँ, जो चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक में इस रिएक्शन में होगा क्या, एडिशन रिएक्शन है ये। तो आपको HX से क्या मिलेगा, H प्लस और X माइनस, एक पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, एक नेगेटिव पार्ट मिलेगा, जैसे H प्लस और Br माइनस। तो अब की आपकी मर्जी, किसको कहीं भी लगा दो, कोई भी यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन है, आप कहीं भी एडिशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर H लगा देता हूँ, यहाँ मैं Br लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने H लगा दिया तो 3 H हो गए और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2 के साथ क्या लग गया, Br। और बढ़िया से आपका हेलो एल्केन्स तैयार हो गया। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो इथेन। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से एल्कीन से क्या बना दिया, हेलो एल्केन्स बना लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर मेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी मर्जी चल गई। मेरी मर्जी थी मैं यहाँ पे H लगाऊँ, मैं यहाँ Br लगाऊँ, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी। तो यहाँ पर हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता था, याद होगा सभी बच्चों को, उसको कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल। तो यहाँ पर लगेगा सर मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल ये कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट है, सिर्फ हमें नेगेटिव पार्ट पे फोकस करना है। तो जो हमारा ये नेगेटिव पार्ट है, Br नेगेटिव, ये उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यानी कि इसको मैं इस वाले कार्बन पे लगाऊंगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो पॉजिटिव पार्ट है वो ज़्यादा पे लगेगा। तो आप बस ऐसे याद रखना सभी बच्चे, चाहे साइड में लिख लेना मार्कोनिकॉव रूल, कि नेगेटिव पार्ट इज अटैच टू दैट एल्कीन, दैट कार्बन ऑफ द एल्कीन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेस वाले पे लगाना है आपको। तो उसके हिसाब से देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH। तो यहाँ Br लगेगा सर और यहाँ H लगेगा सर, CH3। तो आपको जो कंपाउंड मिला इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड पोजीशन पे Br लग रहा है आपका। लेकिन अगर बच्चा यहाँ काम करता है, परऑक्साइड डाल देता है,
बेंजोइल परऑक्साइड होता है, इसका पूरा नाम होता है बेंजोइल परऑक्साइड। तो यहां जो रूल लगता है उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो यहां आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना है सर, इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल का जो नाम है वो आपके पास एक और नाम है इसका। ठीक है, तो RASCH, इसको ये भी कहा जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आपका ये नेगेटिव पार्ट है, फिर से नेगेटिव पार्ट पे फोकस करना है। और ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है इस बार, ये आपको इस बार कहाँ लगाना है, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब कि यहाँ पर। तो ये चेंजेस आप ध्यान में रखेंगे जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX डालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव पार्ट को कहाँ पे कैसे लगाना है। तो इस केस में जो कंपाउंड बन रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, CH3, अब यहाँ पे H लगेगा CH2, और इस केस में Br लगेगा नंबर 1 कार्बन पे, तो इसलिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए कि एल्कीन्स में अगर हम HX को ऐड कर रहे हैं, सिमेट्रिक में ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आप ऐड करते हैं तो आपको मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव ये ध्यान रखना है। अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉव लगाना, और अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो मार्कोनिकॉव लगाना। और ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, क्लास 11 में विद मैकेनिज्म पढ़ाया गया था। अगर आपसे कोई कारण पूछ लेता है, सर है ना भाई, किसने कारण ही पूछ लिया सर ऐसा क्यों होता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। जब बच्चा मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से चलता है, अगर आपको इसका मैकेनिज्म याद हो 11 क्लास में, तो मार्कोनिकॉव जो होता है उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रो, ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर जो फॉलो करता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक, नहीं सॉरी, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक होता है। HBr में सबसे पहले कौन अटैक करता है, H प्लस, तो H प्लस अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट पर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है पहले वाला। तो दोनों का जो क्या अलग है, दोनों का जो मैकेनिज्म है वो अलग है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, दोनों में एडिशन हो रही है, बट इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होती है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन कह रहा था मैं, सब्स्टिट्यूशन एडिशन। और जब हम एंटी मार्कोनिकॉव में जाते हैं, एंटी मार्कोनिक, ये रीजन बता रहा हूँ, कोई पूछेगा तो बता दें फिर आप। अगर आप एंटी मार्कोनिकॉव में जाते हैं तो वहां पर जो एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल होता है, यहां पर जो एडिशन होती है वो फ्री रेडिकल एडिशन होती है। ये डिफरेंस होता है, तो मैकेनिज्म का डिफरेंस आ जाता है और इसी वजह से प्रोडक्ट का डिफरेंस बनता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 ब्रोमो बनता है, यहाँ 1 ब्रोमो बनता है। चलिए बताइए सभी बच्चे, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। लेकिन कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई गई है, ये वही चीज़ है जो क्लास 11 में भी स्टडी की गई थी। बट फिर भी किसी बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो कृपा करके पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, मार्कोनिकॉव की, यहाँ पे शायद वी भी आता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। मार्कोनिकॉव रूल होता है, तो उसके नाम में शायद यहाँ पे बीच में वी भी आएगा, कोव कोव, यहाँ पर वी आएगा। ठीक है, कोई बात, सही कर लेना। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? बताइए।
सभी ने लिख लिया है? चलो कोई नहीं, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो जिसका रह गया है वो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर बाद में लिख लेना। अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो जिसका भी रह रहा है वो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट तुमने प्रांशु? ठीक है। तो देखिए अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है, और दो प्रिपरेशंस जो हैं वो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। अभी एक इसमें अलाइलिक का भी जोड़ेंगे। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने अलाइलिक समझाया था, तो उसको भी कनेक्ट करूँगा आपके साथ, और फिर हम एल्कोहल के पास जाएंगे। और 5 टाइप से मैंने आपको बताया कि 5 मैंने मेथड बता दी लिस्ट में कि कैसे आप एल्कोहल्स बना सकते हैं। बट जितना मैंने अभी होमवर्क दिया उतना करिए, उससे आपकी एटलीस्ट IUPAC नेमिंग की तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। और इसका असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ केमिकल कनेटिक्स का, उसको बनाएं। और नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा वो केमिकल कनेटिक्स का ही होगा। और सभी बच्चों से ये बिल्कुल मैंने बोल दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू है, और बिल्कुल लाइटली मत लेना सर। जो पढ़ा रहा हूँ टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना और मेहनत करना। अगर ये काम आप करोगे ढंग से तो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा। लेकिन जो बच्चा पेंटिंग करता रहेगा, आज याद करूंगा मैं, कल याद करूंगा, वो बहुत बुरा फंसेगा, इतना बुरा फंसेगा कि उसको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक है सर, कोई मजाक नहीं है। तो इसको मजाक मत बनने देना, इसलिए पढ़ते रहना साथ साथ। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में और रिएक्शंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए।